आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में 45 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड इन द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बोन होती है और बोन के साथ एक हमारी कार्टिलेज होती है जो दो बोन के बीच में होती है। जैसे नाक लचीली है, कान लचीला है, तो यहाँ पर कार्टिलेज पाई जाती है। तो ये पीछे भी पढ़ चुके हैं और इसका आंसर कार्टिलेज है। तो द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज। पीछे पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखिए सॉल्यूशन समझ लेते हैं। कह रहा है कार्टिलेज इज ए सेमी रिजिड सपोर्टिव आर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारा कार्टिलेज होता है ये एकदम कठोर नहीं होता है बल्कि सेमी रिजिड होता है, यानी लचीला होता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। इन विच मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड मेड ऑफ म्यूकोप्रोटीन आर प्रोटियोग्लाइकन कॉल्ड कॉन्ड्रिन। तो जो हमारा कार्टिलेज है इसमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो मैट्रिक्स सॉलिड होता है और म्यूकोप्रोटीन एक होती है, या इसी को प्रोटियोग्लाइकन कहते हैं, जो आप कंबाइंड रूप में हम जिसे कॉन्ड्रिन कह सकते हैं, उससे बना होता है। तो कुल मिला के कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, म्यूकोप्रोटीन क्योंकि म्यूकस जैसी होती है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 टाइप की होती है। हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस, कैल्सीफाइड एंड इलास्टिक। ये 4 प्रकार होते हैं हमारे कार्टिलेज के। तो जो येलो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज होती है इज फाउंड इन पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऑफ द ईयर। तो जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है यही हमारे ईयर पिन्ना में पाई जाती है। ईयर पिन्ना का मतलब बाहरी कान जो ये हमारा दिखाई दे रहा है, एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और बाहरी सुनाई देने वाली जो नली है कान की उसमें। यूस्टेकियन ट्यूब्स, यूस्टेकियन ट्यूब में भी यही पाई जाती है, इपीग्लॉटिस में पाई जाती है और टिप ऑफ नोज में पाई जाती है। इतनी जगह हमारी ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। कहाँ कहाँ होती है? फाउंड इन ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यूस्टोकियन ट्यूब, epiglottis or tip of the nose. Its matrix contains numerous yellow fiber which form a network by uniting with one another. तो जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है इसका मैट्रिक्स येलो फाइबर का बना होता है जो एक नेटवर्क बना लेते हैं और आपस में यूनाइट मतलब एक होकर के एक मतलब फाइब्रो कार्टिलेज बनाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलो फाइबर द कार्टिलेज बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। येलो कार्टिलेज, येलो फाइबर जो है इनकी वजह से जो हमारी कार्टिलेज है वो कुछ ज़्यादा ही लचीली हो जाती है। हेंस इट प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी टू दीज ऑर्गन्स। इसलिए उस अंग को ये लचीलापन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से 46 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लिए। अब 47 देखते हैं। कह रहा है वन वेरी स्पेशल फीचर इन द अर्थवर्म, यानी फेरिटीमा पॉस्टिमा इज दैट। तो एक कोई विशेष चारित्रिक लक्षण है केचुए का, उसके बारे में हमको बताना है जो अन्य जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
कह रहा द टिफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीजेज द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव फूड इन द इंटेस्टाइन। तो केचुए के इंटेस्टाइन में यानी आंत में एक टिफ्लोसोल नामक संरचना पाई जाती है। वो क्या करती है, वो जो फूड डाइजेस्टिव फूड इंटेस्टाइन में पाया जाता है उसके एब्जॉर्प्शन की सतह को बढ़ा देता है टिफ्लोसोल। तो ध्यान दीजिए, टिफ्लोसोल केचुए की आंत का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आंत में भोजन जो है उसके अवशोषण को बढ़ा देता है। और बढ़ाता कैसे है, अवशोषण वाले एरिया यानी क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जैसे हमारी आंत में विलाई पाए जाते थे जिसमें कॉलमनर एपिथेलियम थी, तो वो विलाई के माध्यम से हमारी आंतों में एब्जॉर्प्शन के क्षेत्रफल बढ़ता था, वैसे टिफ्लोसोल पाया जाता है केचुए में या फेरिटिमा पॉर्थ्यूमा में, वैज्ञानिक नाम है, और जिसको हम अर्थवर्म या केचुआ कहते हैं। तो इस प्रकार से 47 नंबर क्वेश्चन हमने किया, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। कह रहा है द फेरिटिमा नेक्स्ट टू स्टमक इन द इंटेस्टाइन। फेरिटिमा में नेक्स्ट टू स्टमक इन द इंटेस्टाइन, जैसे ही स्टमक खत्म होता है उसके नेक्स्ट पार्ट जो कि इंटेस्टाइन का है, इट इज ए लॉन्ग वाइड एंड थिन वॉल्ड। ये लंबा होता है, चौड़ा होता है और पतली भित्ति वाला होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 25th सेगमेंट, और 25वें खंड तक फैला रहता है, 25वें खंड से लास्ट तक फैला रहता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 25th सेगमेंट टू द लास्ट, 25वें से लास्ट सेगमेंट तक फैला रहता है। सेकंड और मिडिल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन लाइज बिटवीन 27 सेगमेंट्स अप टू 23 to 25 सेगमेंट इन फ्रंट ऑफ द एनस। कह रहा है कि जो दूसरा या मध्य भाग होता है आंत का, वो लगभग 27वें सेगमेंट से लेकर के एनस के पहले 23 से 25 सेगमेंट तक मध्य भाग फैला होता है आंत का। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए हाईली ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल ridges arising as a median in growth of the dorsal aspect of the intestinal cavity। कह रहा है कि ये जो एरिया है मिड इंटेस्टाइन वाला, मिडिल पार्ट वाला, ये क्या होता है कि इसका चरित्र होता है कि हाईली ग्लैंडुलर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रंथियाँ होती हैं, और वैस्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल रिज, और लॉन्गिट्यूडिनल इसमें रिज पाए जाते हैं। रिज का मतलब खांचे एक तरह से, और वो वैस्कुलर होते हैं यानी उनमें ब्लड का फ्लो भी होता है। राइजिंग एज ए मीडियन इन ग्रोथ ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल कैविटी, और डॉर्सल एस्पेक्ट जो इंटेस्टाइन कैविटी का यानी पृष्ठ सतह है उधर इसका ग्रोथ होता है, ये कहने का मतलब है। दिस इज कॉल्ड द टिफ्लोसोल, इसी को हम टिफ्लोसोल कहते हैं। द टिफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीजेज द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव फूड इन द इंटेस्टाइन। कुछ नहीं है, जितना भी अभी हमने पढ़ा है सब बेकार की बात है, केवल इतना ही हमारे काम का है, और इसी को हम लोग ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे। तो जो हमारे काम का है उसी पर हम ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इन द कॉमन कॉकरोच। कह रहा है कॉमन कॉकरोच में कौन सी बात देखने को मिलती है या कौन सी बात घटित होती है, इसके विषय में हमें चर्चा करना है। तो फोर्थ विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है द फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल एंड गिजर्ड। तो ये चीज़ें सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हम में मैंडिबल है, तो मैंडिबल है बोन, उसमें दांत हैं, उन दांत के माध्यम से हम लोग भोजन को पीसते हैं, रोटी को चबाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो कॉकरोच है उसमें मैंडिबल और गिजर्ड पाया जाता है, जो फूड को ग्राइंडिंग का काम करता है यानी पीसने का। तो माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच कंटेन्स 2 मैंडिबल्स व्हिच बियर्स टीथ।
जो कॉकरोच का मैंडिबल होता है संख्या में 2 होता है, जैसे हम में ऊपर नीचे है वैसे ही कॉकरोच में होता है, और इसमें दांत पाए जाते हैं। When both the mandibles work simultaneously in a horizontal plane, the full matter is cut and masticated into fine and smaller pieces. जब दोनों मैंडिबल के बीच में भोजन आता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भोजन आता है, देखिए 2 प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ा। तो जब क्षैतिज सतह पर मैंडिबल के बीच में भोजन आता है तो उसको काटा जाता है और मास्टिकेटेड यानी पीसा जाता है ताकि वो छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में बट जाए। गीजड़ इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो गीजड़ होता है आंत का एक भाग होता है। इट बियर्स 6 मस्कुलर फोल्ड्स which are covered by chitinous conical plates। जो गीजड़ होता है आंत का भाग होता है, इसमें 6 मस्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं। मस्कुलर फोल्ड का मतलब मांसपेशियों के मुड़े हुए पार्ट पाए जाते हैं जिसमें काइटिनस प्लेट लगी होती है और उसी से कवर होते हैं। द टीथ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड। तो ये मस्कुलर टीथ जो गीजड़ में हमको दिख रहे हैं ये भोजन को ग्राइंडिंग का काम करते हैं, यानी उसको पीसने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमंस इन प्रोसेसिंग। किस लक्षण के कारण जो फ्रॉग है यानी मेढक है वो मनुष्य से अलग है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखें न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। हम लोगों में इन्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि मेढक में न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है। ये क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स आर इन्यूक्लिएटेड यानी केंद्रक विहीन होती है। डिस्क्वायडल व्हाइल इन फ्रॉग इरिथ्रोसाइट्स आर लार्ज ओवल एंड बाइकॉन्वेक्स। तो मनुष्य में जो इरिथ्रोसाइट है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, डिस्क्वायडल शेप होती है। वहीं अगर हम फ्रॉग को देखें तो इसकी इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी लार्ज होती है, ओवल होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। इरिथ्रोसाइट आर द कैरियर ऑफ हीमोग्लोबिन। जो इरिथ्रोसाइट होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कैरियर ऑफ वैसे लिखना चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि जो इरिथ्रोसाइट उसमें हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट होता है और उस हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ले जाना। तो कुल मिलाकर के फ्रॉग के इरिथ्रोसाइट के लक्षण हम लोगों ने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है। कह रहा है द सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। ऐसी सेल की लाइनिंग जिनमें ब्लड वेसल पाई जाती है वो किस कैटेगरी में होती है? तो इसको स्क्वैमस एपिथेलियम के अंतर्गत रखते हैं। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता था, तो स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता था। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज फ्लैट सेल whose edge fit closely together like the tiles in a floor। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल होती हैं लार्ज होती हैं, चपटी होती हैं और ऐसा दिखती हैं जैसे हम लोग अपने घरों में टाइल्स लगाते हैं तो किनारे टाइल्स के जुड़ करके बढ़िया पूरी प्लेट जैसी परत बना देते हैं, वैसी ही हमको दिखती है। हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। तो ये इंटरलॉकिंग की प्लेट जैसे दिखने की वजह से ये इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी नाम से पुकारते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल आर फ्लैटेंड एंड ऑफन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड कॉल्ड बल्गिंग्स ऑफ सेल सरफेस।
कह रहा है जो न्यूक्लियस होता है इसका वो चपटा होता है और सेंटर में पाया जाता है। देखिए अब इस ज़्यादा कैरेक्टर पढ़ने की सब कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से पढ़िए, द एपिथेलियम लाइज द ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, हार्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई ऑफ द लंग, wall of the Bowman's capsule, descending limb of loop of Henle in the blood vessels and heart, it is called endothelium। तो ब्लड वेसल और इंडोथीलियम में इनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट में इसको इंडोथीलियम के नाम से पुकारा जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये मेन चीज़ें पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, यही आपसे ज़्यादा पूछेगा। तो ब्लड वेसल में पाई जाती है, लिम्फ वेसल में पाई जाती है, हार्ट, टर्मिनल्स, ब्रोंक्यूल में पाई जाती है। तो देखिए वेसल और हार्ट में ब्लड का फ्लो होता है तो वेसल से ही संबंधित है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है, ध्यान दीजिए, टर्मिनल मतलब किनारा जो ब्रोंक्यूल्स का होता है। लंग की एल्वियोलाई में पाई जाती है। वॉल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल में पाई जाती है, जो बोमेन कैप्सूल है उसकी वाल में पाई जाती है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो हेनले लूप है हमारा नेफ्रॉन में, वहाँ के डिसेंडिंग लिम्ब में पाई जाती है। 2 लिम्ब थे, डिसेंडिंग और एसेंडिंग। और हार्ट और ब्लड वेसल में पाई जाने वाली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को हम लोग इंडोथीलियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन फेरिटीमा इज करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। फेरिटीमा पार्थीमा मतलब केचुआ। तो कह रहा है केचुए के लिए इनमें कौन सा स्ट्रक्चर अच्छे से मैच है। तो पहला स्ट्रक्चर क्लाइटेलम जो होता है वो सिक्रीट्स कोकून। तो जो क्लाइटेलम नामक पार्ट होता है हमारा फेरिटीमा पार्थीमा यानी केचुए में, वो कोकून का सिक्रेशन करता है जब उसमें अंडा बनता है। इस बात को ध्यान देना है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ें। कह रहा है इन ए मैच्योर अर्थवर्म सेगमेंट 14 to 16 आर कवर्ड बाय ए प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम व्हिच सिक्रीट कोकून वेयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो ये जो इतनी बात लिखी गई है यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ज़्यादा किसी चीज़ की गहराई में जाने से मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं बस वही हमको ध्यान देना है। तो जो मैच्योर अर्थवर्म होता है उसमें 14 से 16वें सेगमेंट पर एक बैंड और ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जिसको हम क्लाइटेलम कहते हैं और वही कोकून का सिक्रेशन करता है वेयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, जहाँ पर केचुए का जो एक तरह से बच्चा कह सकते हैं वो इसी में जो है डेवलपमेंट उसका होता है। और नीचे जो भी लिखा है ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जितना ज़रूरत है हमने उतना पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 52 आता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड विद दियर करेक्टेड डिस्क्रिप्शन। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड विद दियर करेक्टेड डिस्क्रिप्शन। तो कौन सा कुल मिलाकर के सही मैच है ये हमको बताना है। तो एक ही की विकल्प के बारे में दिया गया है तो बी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। तो कार्टिलेज एंड कॉर्निया नो ब्लड सप्लाई बट डू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी नीड्स। तो कार्टिलेज और कॉर्निया में हमारी ब्लड की सप्लाई नहीं होती लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फॉर रेस्पिरेटरी नीड्स, सांस लेने के लिए। तो ध्यान दीजिए जो कॉर्निया है और कार्टिलेज, एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे कि आँख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है। तो कॉर्निया डोनेट की जाती है और पूछा जाता था क्यों, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इस वजह से कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जाती है। तो इसको विस्तार में हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कार्टिलेज इज वैस्कुलर एज द ब्लड वेसल इनरवेट ओनली पेरिकॉन्ड्रियम थ्रू व्हिच न्यूट्रिशन डिफ्यूजेज इनटू कार्टिलेज सेल्स।
तो कह रहा है जो कार्टिलेज होती है एक तरह से वैस्कुलर टिश्यू होती है, और इसमें जो ब्लड वेसल होती हैं वो केवल पेरिकॉन्ड्रियम यानी उसके पेरीफेरी बाहरी सतह तक ही सीमित है, और वहीं से न्यूट्रिशन का डिफ्यूज होकर के न्यूट्रिशन कार्टिलेज सेल तक पहुंच जाता है। कॉर्निया इज आल्सो एवैस्कुलर, कॉर्निया भी हमारी एवैस्कुलर होती है। कार्टिलेज इज एवैस्कुलर यानी यहाँ पर जो हमारी रुधिर ग्रंथि रुधिर नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो नहीं पहुंचती, केवल पेरीफेरी में ब्लड वेसल्स होती हैं और वहीं से डिफ्यूज होकर के भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ कार्टिलेज सेल तक पहुंच जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स इन द अर्थवर्म फेरिटीमा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स इन द अर्थवर्म फेरिटीमा। तो फेरिटीमा पॉर्थीमा या केचुए में जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही मैच है या सही बताया गया है, ये हमको बताना है। तो 3rd विकल्प हमारा करेक्ट है, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस इन 10th एंड 11th सेगमेंट। तो जो हमारे अर्थवर्म में टेस्टिस होते हैं वो 10वें और 11वें सेगमेंट में पाए जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर वाला जो इक्वेशन था इसमें सारी चीज़ें लगभग बताई गई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को हम लोग ज़्यादा महत्व देंगे। तो यहाँ पर देखें सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। कह रहा है इन अर्थवर्म 2 पेयर ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन 10th एंड 11th सेगमेंट्स, accessory gland in 17th and 19th segment, 4 pair of spermatozoa from 6 to 9 segment and 1 pair of ovaries in 13 segments। तो देखिए सारी इसके जेनाइटल पार्ट के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि टेस्टिस जो होते हैं 2 पेयर होते हैं, 10 से 11वें सेगमेंट में, 10वें और 11वें सेगमेंट में पाए जाते हैं। जो एसेसरी ग्लैंड है 17वें और 19वें सेगमेंट में पाई जाती है। 4 जोड़ी इसमें स्पर्मैथकी होती हैं जो 6 और 9 सेगमेंट में पाई जाती हैं, और 1 जोड़ी इसमें ओवरी होती है जो 13वें सेगमेंट में पाई जाती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही साथ हमको देखने को मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर 54 आ जाता है। तो देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट। तो कह रहे हैं कि बॉडी पार्ट और उसके मूवमेंट के बारे में कौन सा सही से मैचिंग है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प हमारा करेक्ट है, जो आइरिस होती है इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल पाई जाती है। तो आइरिस जो आँख में पाई जाती है और इस आइरिस को जो मूव करती है मसल वो अनैच्छिक स्मूथ मसल होती है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब अनैच्छिक, हम अपनी इच्छा से इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है स्मूथ मसल आर कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी मसल as action of these muscles is controlled by autonomic nervous system that is not under the control of animal wills। तो कह रहा है जो स्मूथ मसल है इसी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं, और इस अनैच्छिक पेशी का कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। तो कुल मिलाकर जो स्मूथ मसल होती है हमारी, उसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, स्वयं उसी का कंट्रोल है, हमारी इच्छा उस पर डिपेंड नहीं है। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल विल्स, आदमी की इच्छा शक्ति वहाँ काम नहीं करती। जैसे हृदय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल है, हम उसको अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। आइरिस ऑफ आइज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ इनवॉल्यूंटरी मसल्स, जो आइरिस होती है आँख की उसमें स्मूथ इनवॉल्यूंटरी मसल पाई जाती है। एब्डामिनल वॉल आल्सो हैव स्मूथ मसल, हमारी जो एब्डामिन यानी पेट की जो गुहा है वहाँ भी पाई जाती है। बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म इज मेड ऑफ स्केलेटल मसल, जो हमारी ऊपर वाला हाथ है इसमें जो बाइसेप्स मसल है ये स्केलेटल मसल है,
while heart wall consists of cardiac muscle, जबकि जो हमारा दिल है, हृदय है, उसमें कार्डियक मसल पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के सारी बातें स्पष्ट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कह रहा है द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। बहुत बार इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पर पाया जाता है हमारा इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है द सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमन आर प्रेजेंट इन द नोजल पासेज, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ventricles of the brain and central canal of the spinal cord of the embryo. Columnar ciliated epithelium consists of columnar cell which bear cilia on the free surface. तो कुल मिलाकर के कहाँ कहाँ कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, ये चीज़ भी पूरी हमारी क्लियर हो गई। तो एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल किस तरह समझ के याद करना है, ये हम आपको ऊपर से लगातार बताते चले आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है। कह रहा है द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट एडहरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, उसमें सेल जंक्शन, जिसको टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, इन सब पार्ट में हम लोग बांटते थे, वो एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं ये जो जंक्शन है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वेरियस शेप्ड सेल क्लोजली अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर्स। तो जो एपिथेलियल सेल है हमारा, इसमें बहुत तरह की मतलब बहुत आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि एक या एक से अधिक लेयर में अरेंज होती है। द सेल आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेल्युलर जंक्शन लाइक टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। और ये सेल एक दूसरे से मिल करके हेल्ड टुगेदर मतलब एक दूसरे के पास आकर के बाय इंटरसेल्युलर जंक्शन, इंटरसेल्युलर एक जंक्शन बना लेती हैं जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी को टाइट जंक्शन, किसी को एडहरिंग, किसी को गैप जंक्शन। ये उनके चारित्रिक लक्षण के आधार पर नाम दिए गए हैं। तो कुल मिला के जो हमारा 57 क्वेश्चन है 56 कि द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट एडहरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है, इसको ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 57 आ जाता है। कह रहा है द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर इज आल्सो फाउंड इन। तो जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर जैसे कार्टिलेज जिसको कहते थे, ऊपर हमने पढ़ा था, तो ईयर पिन्ना में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, तो टिप ऑफ नोज हमने पढ़ा था। तो तीसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो येलो इलास्टिक कार्टिलेज ए टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू इज फाउंड इन ईयर पिन्ना, यूस्टेकियन ट्यूब्यूल, epiglottis and tip of nose. It is a type of cartilage and due to presence of yellow fiber it becomes more flexible. पीले तंतुओं की वजह से ये और ज़्यादा लचीला हो जाता है। ऊपर पढ़ चुके हैं। देखिए यही फ़ायदा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। बार बार वही क्वेश्चन आते हैं तो हमारे दिमाग में उसका खाका तैयार हो जाता है और एक आत्मविश्वास पैदा होता है। इसीलिए नीट में आए हुए क्वेश्चन के पेपर हमें जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कह रहा है अर्थवर्म्स हैव नो स्केलेटन बट ड्यूरिंग बरोइंग द इंटीरियर एंड बिकम्स टर्जिट, anterior end becomes turgid and act as a hydraulic skeleton. It is due to। तो कह रहा है कि जनरली जो अर्थवर्म केचुआ है उसमें कोई कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन जब वो अपना बिल बनाता है, बरोइंग मतलब अपना बिल बनाता है, छेद बनाता है जिसमें रहता है जमीन में, तो एंटीरियर एंड उसका ज़्यादा हार्ड हो जाता है और ऐसे एक्ट करता है हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह। जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा
ट्राली उठा ली जाती है तो कितना पावर आ जाता है, उस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड विकल्प सही है, जो सीलोमिक फ्लूइड होता है। जैसे आप देखे होंगे ट्रैक्टर की ट्रॉली को हाइड्रोलिक प्रेशर से उठा लिया जाता है, तो ट्रैक्टर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है, उसी के प्रेशर से ऐसा होता है। तो सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, सीलोम में फ्लूइड होता है, गुहा में फ्लूइड होता है अर्थवर्म के, वही आगे प्रेशर बना देता है और उसी प्रेशर से बरोइंग का काम अर्थवर्म कर पाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोलिक स्केलेटन इज द सिस्टम ऑफ सपोर्ट फाउंड इन सॉफ्ट बॉडीज इनवर्टिब्रेट। तो हाइड्रोलिक स्केलेटन का जो सपोर्ट है, ये जो इनवर्टिब्रेट हैं, अकशेरुकी हैं, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, उनमें पाया जाता है। विच रिलीज्ड ऑन द इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड कंटेंट्स विद इन द बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में जो फ्लूइड पाया जाता है वही रिलीज होकर के प्रेशर जनरेट करता है। देखिए कह रहा है कि इन अर्थवर्म द सीलोमिक फ्लूइड इज अंडर प्रेशर विद इन द सीलोम एंड देयरफॉर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। कह रहा है कि जो अर्थवर्म होती है उसमें जो सीलोमिक फ्लूइड है ये अंडर प्रेशर रहता है, यानी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहता है। कह रहा है ड्यू टू हाइड्रोलिक स्केलेटन ड्यूरिंग बरोइंग, क्योंकि हाइड्रोलिक एक्शन का भी ये काम कर सकता है। तो जब केचुआ अपना बिल बनाता है या बरोइंग करता है, द इंटीरियर एंड बिकम्स टर्जिट, जो आगे वाला भाग है वो कठोर हो जाता है, एंड एड्स इन एक रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और इसमें क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है उनमें रिलैक्सेशन होता है, और रिलैक्सेशन हो करके जो इंटीरियर एंड है वो टर्जिट हो जाता है, यानी कठोर हो जाता है। तो वही है कि द इंटीरियर एंड बिकम्स टर्जिट एंड एड्स इन रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इस प्रकार से 58 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कॉन्सर्न्ड। तो कह रहा है कि जो एनिमल है नीचे दिए गए हैं उससे संबंधित कुछ उसके चारित्रिक लक्षण हैं, तो कौन सी मैचिंग करेक्ट है हमको बताना। तो देखिए सेकंड विकल्प हमारा सही है। कह रहा है कॉकरोच में 10वें पेयर 10 पेयर्स ऑफ स्पार्कल्स पाए जाते हैं, 2 पेयर ऑन थोरैक्स एंड 8 पेयर ऑन एब्डामेन। स्पार्कल्स का मतलब जिनसे हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, जिससे कॉकरोच सांस ले पाता है। तो वो 10 पेयर छेद होते हैं, 2 पेयर उसके थोरैक्स में होते हैं, वक्ष में, और 8 पेयर उसके एब्डामेन में होते हैं, यानी उदर में। इस बात को ध्यान देना। तो इसको देखते हैं। कह रहा है देयर आर 10 पेयर ऑफ स्पार्कल्स इन कॉकरोच, 2 पेयर आर थोरैक्स ऑन थोरैक्स इन विच फर्स्ट पेयर इज नोन एज मीजोथोरैक्स। जो पहला पेयर है जो थोरैक्स में होता है उसको मीजोथोरैक्स कहते हैं। लाइंग इन फ्रंट ऑफ द मीजोथोरैक्स बिटवीन द बेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ लेग एंड आर द लार्जेस्ट। सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि 10 पेयर स्पार्कल्स पाए जाते हैं, 2 पेयर थोरैक्स में और 8 पेयर एब्डामेन में। बस इतनी ही बात हमको ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डिस्टिंग्विश्ड ए नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल। कह रहा है कौन सा ऐसा चारित्रिक लक्षण है जो हमारी तंत्रिका कोशिका को अन्य कोशिका से अलग करता है, यानी नर्व सेल को अदर सेल से अलग करता है, ये हमको बताना है। तो देखिए लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स। ये सिर्फ हमारी नर्व सेल में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। यही चरित्र इसको अन्य कोशिका से अलग करता है। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि जो न्यूरॉन है, नर्व सेल इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो न्यूरॉन या नर्व सेल है हमारी, ये तंत्रिका तंत्र की एक मूलभूत इकाई है। न्यूरॉन इज ए सेल स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल नर्व्स impulse and so carry information from one part of the body to another part।
अब ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, जितना ज़रूरत है बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।